मैं एक लेमैन हूँ, हुँ, मेरी तरह और भी होंगे जो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, जिनको हुँ। नहीं पता और वो बड़े खुश हैं कि जी सैलरीड तबके के ऊपर टैक्स तो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल, बिल्कुल ना होने के बराबर हुँ। है। ज़रा इस बारे में बता दी कि ये बजट अच्छा था, बुरा था, कैसा था ये? अच्छा बिल्कुल, सैलरीड क्लास के लिए जो पिछले 2-3 सालों से ज़्यादती चल रही थी, उसको करेक्ट करने में एक अच्छा स्टेप है। आम लोगों को अगर समझना हो ना, लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, तो पहले आप हर महीने जो थे ना ₹2500 टैक्स देते थे। ₹2500 अब टैक्स आपको सिर्फ ₹500 देने होंगे, तो ₹500 आपके दो 2000 रुपए बच गए। अगर आपकी सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए थी, तो पहले जो है आप थोड़ा-सा ज़्यादा टैक्स देते थे और अब इस टैक्स सेविंग की वजह से आपको तकरीबन ₹6000 महीना हुँ, आपकी इनकम एक्स्ट्रा आ गई। हुँ, ये एक एंगल है टैक्स का। जी, दूसरी चीज़ जिधर ज़्यादती हो रही थी ना सैलरीड इंडिविजुअल्स के साथ पिछले 3 साल, वो ये था कि इन्फ्लेशन होती थी 25% 30% और सैलरी बढ़ती थी 10%। 10% तो हाँ, ये अब ऑलमोस्ट 4 साल बाद हुआ है कि आपकी सैलरी एवरेज 10% बढ़ती है और हुँ, पिछले साल की इन्फ्लेशन थी 5%। हुँ, तो आपको 5% यहाँ से भी फ़ायदा होगा। सही, तो इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करें ना, अब पिछले साल में सैलरीड इंडिविजुअल्स जब ये साल ख़त्म होगा, तकरीबन 550 से 600 अरब रुपए टैक्स दिए। जी, यानी कि 600 अरब रुपए अगर टैक्स पूरा हम बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें ना, तो सैलरीड इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो 5000 अरब के अराउंड है। आराम, तो ये जो इन्फ्लेशन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है 5% का, कि सैलरी 10% बढ़ हुँ, जाएगी और 5% इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन तो होगी, 250 अरब रुपए यहाँ से फ़ायदा है हुँ, और जो गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किए हैं, वहाँ से तकरीबन 50 से 100 अरब का फ़ायदा है। हुँ, तो ये दोनों चीज़ों को अगर मिलाएँ ना, तो ये तकरीबन $1 बिलियन जो है ना रियल इनकम, हुँ, इन्फ्लेशन से ऊपर की इनकम जो है ना, सैलरीड इंडिविजुअल्स की पॉकेट में आई है। आइए और पिछले बिल्कुल, सालों में ये 2-2 बिलियन डॉलर माइनस में जा रही थी। सही, तो आप इसको देखें, अगर अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास $1 बिलियन की एक्स्ट्रा हुँ, इनकम आती है, तो ये जीडीपी में तकरीबन 0.3% की कंट्रीब्यूशन होती है। हुँ, अर्बन इकोनॉमी में लोग जो है और चीज़ें खरीदेंगे, थोड़ी-सी जो पुरानी उन्होंने लेट्स से कोई प्लॉट बुक कराया हुआ था उसकी पेमेंट्स करेंगे, तो इनकम सैलरीड इंडिविजुअल्स की इंक्रीज़ होगी इस साल। और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में इस बजट से जैसे हुँ, पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स जो हैं वो कम हुई हैं, हुँ, उसकी वजह पानी भी थी, हुँ, पानी की कमी भी थी और उसकी वजह थोड़ी-सी महंगाई भी थी, हुँ। ठीक है? और दूसरी और भी वजूहात थी, तो एग्रीकल्चर को इस बजट से क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, एग्रीकल्चर में एज़ सच जो है ना, फेडरल बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुँ, होती। कुछ लोग कह रहे थे खाद पे एफईडी बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर टैक्स पे बातें चल रही है ना, वो प्रोविंशियल लेवल के जो हुँ, बजट्स आएँगे ना, उसमें ज़्यादा डिटेल होगी कि उस पे जी, टैक्स लगेगा कि नहीं। जो पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी ख़राब हुई है ना, उसके 2 रीज़न्स हैं। हुँ, एक तो ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं कि पहले हुकूमत जो थी वो गंदम खरीद लेती थी। पिछले 1 साल से जो है वो एकदम से पीछे हट गए हैं। पीछे हट उसकी गए, वजह से गंदम नहीं ऑलमोस्ट कीमत खरीद जो रहे। आधी हो गई है। हुँ, लेकिन इसका एक और रीज़न भी है। जब 2022 और 23 में दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था, हुँ, तेल महँगा हुआ हुआ था, तो जब गंदम भी महँगी हो जाती है, कॉर्न भी जी, महँगा हो जाता है, हर हुँ, चीज़ महँगी हो जाती है। जी, अब वहाँ जो इंटरनेशनल प्राइसेज़ है ना, वो भी नीचे आ गई हैं। सही। तो और जो लोकल आपके सारे बीज, कमोडिटीज़ जो हाँ, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, वहाँ से भी प्राइस वहाँ नीचे पे भी आई और ठीक है, आपके जो अपने इनपुट्स थे खाद, वो भी थोड़ी महँगी हो गई। तो हुँ, आपका जो प्रॉफ़िट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। ठीक तो हो इन गया। दोनों रीज़न्स ने मिला के जो है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हिट किया है। सही। मजमूई तौर पर अब्दुल मान साहब देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हुई है पिछले साल से। इस गवर्नमेंट ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि बाकी फेलियर्स को छुपा रही है इनकी ये कामयाबी कि ये हुँ, महंगाई कम करने में कामयाब रहे हैं? हुँ, बाकी एग्रीकल्चर के फेलियर हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर हैं, वो सारे फेलियर्स को छुपाते हुए हुँ। मुद्दा जो है बेसिक नीड जो है महंगाई कम करना है, तो वो महंगाई कम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ना 2 ही चीज़ें होती हैं। एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट हुँ, और एक होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। यानी कि लोग को पहले तो जॉब होनी चाहिए ना। जी, अगर जी। जॉब नहीं होगी तो आपको 1% महँगाई भी जो है ना ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा अगर लगेगी। आपकी जॉब होगी, थोड़ी-सी जीडीपी ग्रोथ हो रही होगी, तो फिर 5-7% भी इन्फ्लेशन होगी, आप उससे ऊपर जो है सैलरी इंक्रीज़ अफ़ोर्ड कर लेंगे। तो जब भी पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जाता है, तो पहला 1 से डेढ़ साल जो होता है ना, वो जिसको कहते हैं स्टेबलाइज़ हो रही है इकोनॉमी, और उसको बड़ा सेलिब्रेट भी किया हुँ, जाता है कि रेटिंग्स ऊपर जा रही हैं, महँगाई कम हो गई, डॉलर स्टेबल है। वो सब में सेम रेसिपी होती है आईएमएफ हुँ, की। तो इस गवर्नमेंट ने भी पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें फ़ॉलो की हैं। हुँ, अब जब आपकी चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाती हैं, फिर आपने जो है ना अपनी थिंकिंग दिखानी होती है। मैंने कहा अब मेरा प्लान क्या है? मेरा शुरू में प्लान आपने जो है ना आईएमएफ का प्लान ही फ़ॉलो करना होता है 90%, 10% आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेते हैं। अब जो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट का प्लान क्या है? पाकिस्तान में 2 ही मसले हैं। अनटैक्स्ड सेक्टर्स को आपने टैक्स करना है, ठीक है? और जो लोग अपनी इनकम जो है वो नहीं शो करते, उनको किसी तरीके से टैक्स नेट में लेकर आना है। अब ये नॉन फाइलर्स का ना इस गवर्नमेंट ने पिछले साल भी हमने देखा था और इस हुँ, बजट में भी देखा है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर काफ़ी पाबंदियां भी इन्होंने हुँ, लगाई हैं। लेकिन पाकिस्तान का बेसिक मसला क्या है कि क्यों आखिर हम अपने
पैसे को ब्लैक में ही क्यों रखना चाहते हैं, हम्म। वाइट में क्यों नहीं लाना चाहते फाइलर होके? और पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस बजट के अंदर उनको क्या क्या नुकसानात होंगे अगर वो फाइलर नहीं होते तो। अच्छा, इसमें जैसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, तो उसमें पाकिस्तान है थोड़ी सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अनडॉक्यूमेंटेड तो जो दो ब्लैक सेक्टर्स, इकॉनमी जिसे कहते हैं। ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी के ठीक लोग है। जो है उनकी इनकम हो रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुक्स में नहीं आती। हम्म, तो पाकिस्तान में दो सेक्टर्स हैं सबसे बड़े जो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं। प्रॉपर्टी जो है पिछले 2-3 सालों में फिर भी टैक्स नेट में आया, आपने बाइंग और सेलिंग पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। हम्म, तो एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर, ये जो है ना किसी भी गवर्नमेंट का नंबर 1 फोकस होना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट इन दो सेक्टर्स को रेगुलराइज करती है, इनसे टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करती है, तो वाकई मैं भी ना अगले साल आके आपको कहूँगा कि वाकई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म्स हैं। तो एग्रीकल्चर पे आईएमएफ ने पेपर पे तो टैक्स लगवा दिया। ठीक अब है। अगले साल में देखते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो उसको कलेक्ट करती हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। रिटेलर्स से रिलेटेड पिछले साल गवर्नमेंट में एक स्कीम आई थी कि अगर आप रिटेलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आपका इनकम टैक्स ऑन बाइंग 2.5% होगा। उससे On बहुत buying? ज़्यादा रिटेलर्स जो है, कोई भी चीज़ आप जैसे खरीदते हैं, ठीक जैसे है। आपने नेस्ले का कोई प्रोडक्ट बाई किया, तो जब आप बाई करेंगे ना 100 रुपये की चीज़, तो आपको 2.5 रुपये टैक्स जमा कराना है। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म था। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स जो है वो टैक्स नेट में आए हैं, लेकिन अभी उनसे कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, नहीं हो रही। यानी कि आपने उनकी इनकम तक पहुंचना है। हम्म, अब इस बजट में बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, और ये पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा पहले भी लिया गया है, लेकिन बैक ट्रैक हो जाता है। हम्म, वो ये है, इन्होंने कहा कि अब से नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म, खत्म है। एलिजिबल पर्सन होगा और इनएलिजिबल पर्सन होगा। एलिजिबल पर्सन वो है जो कि फाइलर भी है, और अगर वो चीज़ कोई ख़रीदने जा रहा है ना, तो वो शो कर सकता है कि पिछली रिटर्न में मैंने जो है ऑलरेडी मेरे पास इतनी वेल्थ है। यानी कि अगर मैं 5 करोड़ का कोई प्लॉट ख़रीदने जा रहा हूँ, तो मेरी जो पिछली रिटर्न है और जो मेरे पिछले 6-7 महीने गुजरे हैं, उसमें 5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए। अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है लेकिन नील रिटर्न फाइल कर रहा है, और उसकी लेट से इनकम सिर्फ वेल्थ जो है 1 करोड़ है, और वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, वो भी नहीं खरीद सकता, सही। भले वो फाइलर है। तो अब इन एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी इंक्लूड हुई है, और ये 3-4 महीने पहले भी ऑर्डिनेंस के तौर पे इसको लाने की कोशिश कर रहे थे, बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन हुआ नहीं था। अब ये फाइनेंस बिल का पार्ट है। अगर आप इनएलिजिबल हैं, यानी कि आपने अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं की हुई, आप 850 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर इनएलिजिबल है। अगर आप इनएलिजिबल ठीक है। ठीक है। ये अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, बट कुछ लोग कह रहे हैं आप हज और उम्रा के अलावा फॉरेन ट्रैवल भी नहीं कर फॉरेन सकते। ट्रैवल ये बिल्कुल हाँ, कंफर्म बात हाँ। है, ये मैं इस पे फैक्ट चेक कर चुका हूँ कि नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके अलावा आप रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन अबव अ सर्टन लिमिट, जो कि अभी गवर्नमेंट बताएगी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई 1 करोड़ के आसपास होगी, तो आप उससे ऊपर भी नहीं कर सकते अगर आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है। तो इस तरह की जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना, फिर लोगों को प्रॉपर्टी बाय नहीं वाकई कर सकते। प्रॉब्लम होगी चीज़ें बाय करने में। प्रॉपर्टी भी बाय नहीं कर हाँ, सकती। अभी उसकी लिमिट अनाउंस नहीं हुई, बट एक लिमिट से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है आप बाय नहीं कर सकते। बाय नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग विल शो करनी होगी, क्योंकि इस पे बहुत प्रोटेस्ट भी होते हैं। इस तरह भी होता है, लोग आ जाते हैं, कहते हैं अब तो गाड़ियाँ ही नहीं बिकेंगी, अब तो प्रॉपर्टी का काम ही ख़त्म हो जाएगा, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट पहुँच जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में जो लोग फाइल करते हैं ना रिटर्न, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में फाइलर्स जो है ना बहुत कम है, बहुत लेकिन कम है। फाइलर्स हैं, लेकिन वो नील रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक। तो अब अगर लोग अपनी सही इनकम शो करेंगे, फिर ही वो ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है।